तो मैं आज आप लोगों को पढ़ाऊंगा अवितरित लाभ का लेखा कैसे होता है। अवितरित लाभ का लेखा। अवितरित लाभ में आता है सामान्य संचय, आरक्षित निधि, लाभ हानि खाते का क्रेडिट शेष, ये इस तरह से ये लाभ आता है। ठीक है, तो जब नया साझेदार आता है तो ये तो पुरानी है, उनके चिट्ठे में पहले से है। हानि हो या लाभ हो, मैं लाभ बताया हूँ, हानि भी हो सकती है। तो लाभ और हानि दोनों पुराने साझेदारों के पूंजी खाते में ट्रांसफर हो जाते हैं उनकी पुरानी अनुपात में। नए साझेदार को इसमें कोई भाग नहीं दिया जाता, क्योंकि वो ना कमाया है ना कुछ नहीं। इसीलिए पुराने साझेदारों का ये सामान्य संचय, अवितरित लाभ, आरक्षित निधि, लाभ हानि खाते का क्रेडिट शेष है, ये पुराने साझेदार के पूंजी खाते में हस्तांतरित कर दिए जाते हैं। तो लाभ के लिए उनके पूंजी खाते क्रेडिट होते हैं, हानि के लिए उनके पूंजी खाते डेबिट होते हैं। जैसे सामान्य संचय है, सामान्य संचय ऑब्लिक आरक्षित निधि ऑब्लिक लाभ हानि खाता, ये डेबिट होते हैं और पुराने साझेदारों के खाते, पुराने साझियों के खाते क्रेडिट होते हैं। इनकी पुरानी अनुपात में, इनकी पुरानी अनुपात में यदि कोई हानि हो, यदि कोई हानि हो तो पुराने साझियों के खाते, यहाँ पर पूंजी खाते लिखते हैं, साझियों के पूंजी खाता, पूंजी खाता डेबिट होते हैं और हानि खाता इनकी पुरानी अनुपात में, इनकी पूंजी घट जाती है। हानि है तो हानि भी पुराने साझेदारों को लेना है और लाभ है तो लाभ भी लेना है। तो इस तरह से इसकी एंट्री होती है। वो जो अभी सवाल बनाएंगे आगे तब इसका उपयोग होगा, इसकी एंट्री ऐसी होती है। ठीक है, अब बारी आती है
पुनर्मूल्यांकन। पुनर्मूल्यांकन जब फर्म में कोई नया साझेदार आता है तो फर्म की संपत्तियों और देयताओं का नया मूल्य आंका जाता है, दोबारा मूल्य की गणना की जाती है। क्योंकि आज कोई नया साझेदार आ रहा है तो आज की स्थिति में व्यापार की संपत्तियां कितने कितने रुपये के हैं तथा दायित्व कितने कितने रुपये के हैं, ये जानकारी के लिए नए साझेदार के आगमन पर फर्म की संपत्तियों एवं दायित्वों का दोबारा मूल्य की गणना की जाती है। उसे ही हम कहते हैं पुनर्मूल्यांकन। उसे हम क्या कहते हैं? पुनर्मूल्यांकन। ठीक है। और जब पुनर्मूल्यांकन होता है तो कुछ संपत्तियों की कीमतों में कमी हो जाती है और कुछ संपत्तियों की कीमतों में वृद्धि, कुछ दायित्वों की कीमतों में वृद्धि हो जाती है, कुछ दायित्वों की कीमतों में कमी। तो इनका लेखा करने के लिए एक खाता तैयार किया जाता है। उस खाते का नाम होता है पुनर्मूल्यांकन खाता। पुनर्मूल्यांकन खाता। नए साझेदार के प्रवेश पर फर्म की संपत्तियां एवं दायित्वों का पुनः यानी कि दोबारा मूल्यांकन किया जाता है। और मूल्यांकन दोबारा करने से संपत्तियों की कीमतों में कमी या वृद्धि होती है और इसी कमी या वृद्धि का लेखा करने के लिए जो खाता बनाया जाता है उस खाते का नाम पुनर्मूल्यांकन खाता होता है। ठीक है। तो पुनर्मूल्यांकन खाते में लेखा करने का क्या नियम है, ये जानेंगे। पुनर्मूल्यांकन खाता में लेखा करने का नियम। पुनर्मूल्यांकन खाता में लेखा करने का नियम पहला है जब पुनर्मूल्यांकन किया जाता है तो संपत्तियों की कीमतों में वृद्धि होती है तो लाभ होता है। क्या होता है? लाभ होता है। इसलिए इसकी एंट्री होती है संपत्ति खाता डेबिट, पुनर्मूल्यांकन खाता से। पुनर्मूल्यांकन खाता से। ठीक है। ऐसे एंट्री होती है। दूसरा संपत्तियों के मूल्य में कमी होने पर। यदि संपत्ति का कीमत घट गया तो इसके उल्टा एंट्री होते हैं। होता है मूल्यांकन खाता डेबिट, संपत्ति खाता से। ये ऐसे एंट्री होता है। पुनर्मूल्यांकन खाता डेबिट, संपत्ति के खाता से। संपत्ति का नाम रहेगा, कौन सा संपत्ति घट रहा है बढ़ रहा है उसका नाम रहेगा। जैसे फर्नीचर है तो फर्नीचर, मशीन है तो मशीन, इस तरह से। ठीक है। तीसरा होता है
दायित्व के मूल्य में वृद्धि होने पर, दायित्व के मूल्य में वृद्धि होने पर हानि होती है। दायित्व व्यापार का एक प्रकार का हानि है, तो हानि का दाम और बढ़ जाए तो और हानि होगी, इसलिए पुनर्मूल्यांकन खाता डेबिट दायित्व के खाता से होता है। दायित्व के खाते से, ठीक है। इसी प्रकार दायित्व का मूल्य कम हो रहा है तो लाभ हो रहा है। जिसको 10,000 देना है और पुनर्मूल्यांकन में 9,000 हो रहा है तो लाभ हो रहा है, इसलिए दायित्व खाता डेबिट। दायित्व खाता डेबिट पुनर्मूल्यांकन खाते से। ये एंट्री होती है, ठीक है। पांचवा है यदि कोई संपत्ति चिट्ठे में न दर्शाई गई हो और पुनर्मूल्यांकन के समय उस संपत्ति की गणना की जाती है। यानी कि कुल मिला के अप्रविष्ट संपत्ति। क्या है ये? अप्रविष्ट संपत्ति। अप्रविष्ट संपत्ति ये नया उदय होता हो, पुनर्मूल्यांकन के समय में एक अप्रविष्ट संपत्ति आ जाती है, उससे कुछ उसका कुछ गणना हो रहा है, उससे कुछ रुपये मिलने की आशा है। तो ऐसे स्थिति में अप्रविष्ट संपत्ति खाता डेबिट पुनर्मूल्यांकन खाता से। अप्रविष्ट संपत्ति खाता डेबिट पुनर्मूल्यांकन खाता से लाभ हो रहा है व्यापार को। जो संपत्ति नहीं है, चिट्ठे में दर्शित नहीं है, उसका भी मूल्य बन रहा है तो लाभ हो रहा है व्यापार को। इसलिए अप्रविष्ट संपत्ति का खाता डेबिट पुनर्मूल्यांकन खाता से। वो कुछ भी हो सकता है, कंप्यूटर हो,
टाइपराइटर हो, फर्नीचर हो, कुछ भी हो, उसका नाम लिखना है। ठीक है। इसी प्रकार छठवां है, चिट्ठे में अप्रविष्ट दायित्व। चिट्ठे में कोई दायित्व तो नहीं है, लेकिन पुनर्मूल्यांकन के समय दायित्व उदय हो रहा हो तो हानि है, देना पड़ेगा, है कि नहीं? तो होगा पुनर्मूल्यांकन खाता डेबिट अप्रविष्ट दायित्व के खाता से, ऐसे एंट्री होगी। ठीक है, समझ आ रहा है? ऐसी एंट्री होगी। ठीक, इसके बाद और है, बता रहा हूं। अब अगला है पुनर्मूल्यांकन खाता से लाभ होने पर। पुनर्मूल्यांकन खाता से लाभ तब होगा जब पुनर्मूल्यांकन खाते का क्रेडिट पक्ष डेबिट पक्ष से बड़ा होगा, तो अंतर की रकम लाभ कहलाता है। पुनर्मूल्यांकन खाते का क्रेडिट पक्ष डेबिट पक्ष से बड़ा होता है तो अंतर का रकम लाभ कहलाता है। तो उसकी एंट्री होती है पुनर्मूल्यांकन खाता डेबिट पुराने साझेदारों के पूंजी खाता से। पुनर्मूल्यांकन खाते में लाभ हो चाहे हानि हो, वो साझेदारों के पूंजी खाते में चला जाएगा। लाभ होगा तो उनके पूंजी खाते में जमा हो जाएगा, हानि होगी तो उनके पूंजी खाते में डेबिट हो जाएगी। तो लाभ होता है तो पुनर्मूल्यांकन खाता डेबिट पुराने साझेदारों के पूंजी खाता से पुराने अनुपात को बांटना है पुराने अनुपात में। और
यदि डेबिट पक्ष क्रेडिट पक्ष से बड़ा है, पुनर्मूल्यांकन खाते का डेबिट पक्ष क्रेडिट पक्ष से बड़ा है, तो हानि हो रही है। तो हानि भी वो साझेदार लेंगे, पुराने साझेदार अपने पूंजी खाते में डेबिट करेंगे। ठीक है, इसलिए पुराने साझेदारों का पूंजी खाता डेबिट होगा। पुराने साझेदारों का पूंजी खाता डेबिट, पूंजी खाता डेबिट पुनर्मूल्यांकन खाता सी, ऐसी एंट्री होगी। ठीक है, समझ आ रहा होगा। मेरा समझाना आपको पसंद आता हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, तो आपकी अगला नोटिफिकेशन आपके तुरंत पहुँचे, आपके पास तुरंत पहुँचे। ठीक है, अब मैं बताने जाऊंगा पुनर्मूल्यांकन खाते का प्रारूप, फार्मूला। ये पुनर्मूल्यांकन खाता है, ये डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड है। विवरण राशि इस तरह से रहेगा। ये इसका प्रारूप है। इधर लिखेंगे संपत्तियों के मूल्य में कमी को लिखेंगे। मूल्य में वृद्धि। इधर होगा
तरह से बनाएंगे, हल करेंगे, देखेंगे जो बड़ा है पहले उसका टोटल करेंगे। अगर क्रेडिट पक्ष बड़ा हो रहा है, यदि क्रेडिट पक्ष बड़ा हो रहा है यदि क्रेडिट पक्ष बड़ा हो रहा है तो डेबिट में अंतर की रकम को डेबिट में लिखेंगे। पुराने साझेदारों अंतर की रकम और यहाँ बांट देंगे कौन कौन साझेदार हैं और योग बराबर कर देंगे। और यदि डेबिट पक्ष बड़ा होता है तो हानि हो रही है, अंतर की रकम क्रेडिट में लिखेंगे। पुराने खाता को यहाँ लिख देंगे और यहाँ बाढ़ देंगे उसके पुराने अनुपात में और ये योग बराबर करेंगे। तो इस तरह से इसका फार्मूला है, फॉर्मेट प्रारूप है तो फार्मा है, ठीक है। इसी प्रारूप तो फार्मा में पुनर्मूल्यांकन खाता बनाया जाएगा, ठीक है। अब हम एक आठ सवाल देख लेते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 44 ए, क्वेश्चन नंबर 44 ए। ये प्रश्न है, मनीष और नवनीत एक फर्म में समान साझेदार हैं। वे दुर्गेश को फर्म में नया साझेदार बनाने का निश्चय करते हैं। 31 दिसंबर 1995 को मनीष और नवनीत का चिट्ठा निम्न प्रकार है। चिट्ठा दिया हुआ है, आप लोग देखेंगे पुस्तक में चिट्ठा दिया हुआ है। चिट्ठे का योग है 4,900 रुपये, 4,900 रुपये। चिट्ठे का योग है 4,900 रुपये। आपको ये सवाल प्रबोध की भी पुस्तक में मिल सकती है। आप किसी भी पुस्तक से सवाल बनाइए, नियम यही रहेगा, अलग नियम नहीं है। समायोजन दिया है, दुर्गेश के प्रवेश के पूर्व निम्न समायोजन करने थे। पहला, संदिग्ध ऋण के लिए 30 रुपये का प्रावधान करना था।
फर्नीचर 250 रुपये पर मूल्यांकित किया गया। विनियोग 400 रुपये जो चिट्ठी में नहीं दर्शाया गया था, पुस्तकों में दर्शाना है। दुर्गेश पूंजी के 1000 रुपये और ख्याति के 1000 रुपये लाता है, जिसे मनीष और नवनीत आहरण कर लेते हैं। उपरोक्त से पंजी प्रविष्टियाँ और चिट्ठा बनाइए। तो मैं केवल आप लोगों को पंजी प्रविष्टि और पुनर्मूल्यांकन खाता बताता हूँ। पंजी प्रविष्टि और पुनर्मूल्यांकन खाता। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को पुनर्मूल्यांकन खाता बताता हूँ। ठीक है। संदिग्ध ऋणों में 300 रुपये का प्रावधान करना है। तो संदिग्ध ऋण होता है, डूबत ऋण होता है देनदार पर। किस पर? देनदार पर होता है। तो देनदार के मूल्य में कमी होना है। ये जो 300 रुपये प्रावधान करना है, माने देनदार के मूल्य में क्या हो रहा है? कमी हो रहा है। तो डेबिट में लिखेंगे देनदार संपत्ति है, तो देनदार आपका से 300 रुपये। फर्नीचर का मूल्य 250 रुपये आंका गया, जबकि चिट्ठा में आपका चिट्ठा दिखाता है फर्नीचर 400 रुपये। चिट्ठा में फर्नीचर कितने रुपए का है? 400 रुपये का। लेकिन समायोजन क्या होता है? उस फर्नीचर का दाम अब क्या होगा? 250 रुपये। माने कीमत घट गया, फर्नीचर का दाम घट गया 150 रुपये। तो उसको डेबिट में लिखेंगे। फर्नीचर खाता से कितना घट गया? 150 घट गया। विनियोग 400 रुपये जो चिट्ठे में नहीं दर्शाया गया है, दर्शाना है बोलता है। चिट्ठा में नहीं है विनियोग, यहाँ पर कहीं विनियोग नहीं है। यहाँ पर देखिए विनियोग नहीं है, तो दर्शाना है। तो नया संपत्ति उदय हो रहा है, तो ये क्रेडिट में आएगा। विनियोग खाता को 400 रुपये। ठीक है, ये इतना होगा बस। यहाँ हम देखते हैं डेबिट बड़ा हो रहा है 450 रुपये और क्रेडिट 400 रुपये हो रहे हैं, माने 50 रुपये का कम हो रहा है। हानि हो रही है, फर्म को क्या हो रही है? हानि हो रही है। तो यहाँ लिखेंगे साझेदारों के पूंजी खाता को 50 रुपये मनीष और नवनीत। ये मनीष और ये नवनीत, इनको बांट देंगे। इस अनुपात में समान साझेदार है, बराबर बांटेंगे तो 25-25 रुपये पड़ेंगे इनको, और योग बराबर कर लेंगे 450। ऐसे आपका पुनर्मूल्यांकन खाता बनेगा। ठीक है, समझ आया? ऐसे ही पुनर्मूल्यांकन खाता बनेगा। अब हम इसका जर्नल एंट्री करते हैं।
पहला पुनर्मूल्यांकन यहाँ से करता हूँ। पुनर्मूल्यांकन खाता डेबिट, देनदार के खाता से फर्नीचर खाता से, दोनों का काम घट गया है। देनदार खाता से फर्नीचर खाता से आपको फार्मूला में बनाना है। दिनांक, विवरण, खाता पृष्ठ संख्या, राशि डेबिट, राशि क्रेडिट आपको बनाना है। मैं तो ऐसे ही बना रहा हूँ। ये डेबिट पक्ष है और ये क्रेडिट पक्ष है। ठीक है, तो देनदार खाता से हुआ 300 रुपये, फर्नीचर खाता से हुआ 150, दोनों मिला के कितना हो गया? 400। संपत्तियों के मूल्य में कमी होने पर ऐसे लिखना है आपको। देनदार का कीमत घट गया, फर्नीचर का कीमत घट गया, तो ऐसे लिखना है। दूसरा एंट्री होगा, विनियोग बढ़ गया है, पुनर्मूल्यांकन में विनियोग बढ़ गया है, दाम उसका 400, तो यहाँ होगा विनियोग खाता डेबिट 400, पुनर्मूल्यांकन खाता से 400। इस तरह से इसका होगा। उसके बाद हानि हुई, उसकी एक एंट्री होगी, हानि की एंट्री होगी। तीसरा, मनीष के पूंजी खाता डेबिट, नवनीत के पूंजी खाता डेबिट, पुनर्मूल्यांकन खाता से। ये इसका 25 रुपये हिस्सा, इसका 25 रुपये यहाँ लिखना है। पुनर्मूल्यांकन खाते से हानि होने पर ये एंट्री होगी। ठीक है, इसके बाद जो दुर्गेश नया साझेदार आया, वो पूंजी लाया, उसकी भी एंट्री होगी। चौथा, रोकड़ खाता डेबिट, दुर्गेश के पूंजी खाता से प्रीमियम खाता से। जो दुर्गेश नया साझेदार बन के आया,
वो 1,000 रुपया पूंजी के लिए लाया, 1,000 रुपये ख्याति के लिए लाया, और जो प्रीमियम खाता से लिखा हूँ वो, तो कुल मिला के वो लाया कितने रुपये दुर्गेश ने? 2,000 रुपये। तो यहाँ होगा 2,000, 1,000 इसकी पूंजी का होगा, 1,000 इसके ख्याति का नगद लाया। यहाँ लिखेंगे दुर्गेश द्वारा पूंजी एवं ख्याति नगद लाने और, ठीक है, समझ आ रहा है ना? आएगा। अब ये प्रीमियम तो बटेगा मनीष और नवनीत में, वो लोग लेंगे, तो यहाँ पांचवा हो जाएगा प्रीमियम खाता डेबिट, प्रीमियम खाता डेबिट 1,000, मनीष के पूंजी खाता से नवनीत के पूंजी खाता से 500-500 दोनों आदमी बांट लेंगे, इसको बराबर के साझेदार हैं, इसलिए ये दोनों बांट लिए उसको। प्रीमियम राशि मनीष एवं नवनीत के खाते में जमा, ठीक है। इसके बाद ये लोग क्या किए, मनीष और नवनीत जो ख्याति की राशि थी उसे व्यापार से निकाल के आहरण कर लिए, तो उसकी एक एंट्री होगी, 6वां एंट्री, मनीष के पूंजी खाता डेबिट, नवनीत के पूंजी खाता डेबिट रोकड़ खाते से, ठीक है। आहरण कर लिए, उठा लिए 500 रुपये, 500, 500, 1,000 रुपये व्यापार से निकाल लिए लोग। इसको लिखेंगे ख्याति राशि आहरण करने पर, ऐसी ये बनेगा। इसमें चिट्ठा भी बोला है, लेकिन चिट्ठा भी नहीं बताऊंगा, क्योंकि अभी पुनर्मूल्यांकन खाता ही बताया हूं और प्रविष्टि, इसमें अभी पूंजी खाता बनेगा, उसके बाद चिट्ठे बनेंगे, और सबको आप बनाना जानेंगे, उसके बाद सीधे चिट्ठे बन जाएंगे। पुनर्मूल्यांकन खाते बनाएगा नहीं तो भी बन जाएगा, ठीक है। मैं समझता हूं आप लोगों को समझ आया होगा। यदि पसंद आता हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि अगला नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, और कोई समस्या हो तो कमेंट में लिखें जरूर। तो आज के लिए इतना ही, ठीक, धन्यवाद।